हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ऐवान के अंदर जो सूरत हाल है और साथ में जो बैरूनी महाज पर हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं। हुकूमत आज तवक्कुआत के ऐन मुताबिक कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल 2021 पास करवाने में कामयाब हो गई। ऐवान के अंदर बजट मंजूरी की जो करारदाद पेश करने का मौका था, उसके ऊपर अपोजिशन ने गिनती का मुतालबा किया, जिस पर गिनती का अमल मुकम्मल करवाने के बाद स्पीकर साहब ने कहा कि हुकूमती बेंचेस के ऊपर 172 और अपोजिशन के 138 मेंबर्स जो थे वो ऐवान में मौजूद थे। मगर आज सेशन के अंदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी हमने विटनेस की। एक ऐसे वक्त में हमें उनकी गैर मौजूदगी महसूस हुई जब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐवान में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बजट इजलास के बाद ये इल्ज़ाम भी लगाया कि आज जो बजट पास हुआ है वो गैर कानूनी है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनके कहने के बावजूद फाइनेंस बिल के ऊपर हतमी वोटिंग नहीं करवाई और अपोजिशन अरकान को वोट देने के हक़ से महरूम रखा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बकौल स्पीकर साहब को इसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम बैरूनी महाज की बात करें तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर 1 जुलाई को पार्लियामेंट का सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास होने जा रहा है और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब साथ में बहुत सी ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही हैं कि 2 हुकूमती शख्सियात जुल्फ़ी बुखारी साहब और जो मुशीर हैं कौमी सलामती के डॉक्टर मुईद यूसुफ, ये इज़राइल का इन्होंने इनमें से एक ने खुफिया दौरा किया। तरदीद तो दफ्तर ख़ारजा से हो चुकी है। इसके साथ साथ अभी तक पाकिस्तान मुसलसल ग्रे लिस्ट पर ही मौजूद है और इस हवाले से अब पाकिस्तान भी सवाल उठा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि क्योंकि फैटफ जो है एक सियासी नहीं बल्कि टेक्निकल फोरम है, लिहाजा क्योंकि 27 में से 26 नुकात जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है, इसलिए अब पाकिस्तान को वाइट लिस्ट पर डाल देना चाहिए। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं चौधरी फवाद हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज आपकी वाज़ेह अक्सरियत तो मौजूद थी ऐवान के अंदर, तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुतालबा था, इस हवाले से अगर गिनती हो जाती तो बेहतर ना रहता, उनको तनकीद करने का मौका ना मिलता? नहीं, गिनती किस जगह की हो जाती? गिनती तो हुई ना, फाइनेंस बिल की गिनती तो हो गई। वो जो सर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लीगल नहीं था और ये नहीं था और वो नहीं था, उस हवाले से पूछ रही थी। वो तो ऐसे ही बिलावल साहब को ना कानून का पता है ना रूल्स का पता है। वो तो सुबह घर से उठते हैं, असेंबली में आ जाते हैं। आप देखिए, जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है, आप जरा लेवल ऑफ डिबेट देखिए कि बजट के ऊपर अपोजिशन ने क्या की। एक भी कोई ऐसी स्पीच है जिसको आप अपने प्रोग्राम में रेफर कर सकें कि ये बजट की स्पीच है जो अपोजिशन के किसी मेंबर ने मेहनत से बजट को पढ़ के उसकी कंट्राडिक्टरी एक स्पीच तैयार की है? बिलावल साहब की तकरीर हो या बाकी अपोजिशन लीडर की, शहबाज शरीफ साहब 2.5 घंटा बात की उन्होंने, इसके बाद 3 दिन बात की सर, आप 2.5 घंटे कह रहे हैं। हाँ, 3 दिन बात की और ओवरऑल 2.5 घंटे। तो आप मुझे बताइए, आज आप अपने रिसर्चर को और अपनी टीम को लगाइए कि इन सब की तकरीरें देखें और उनमें कोई 2-2 सब्सटेंटिव जुमले निकाल के आप उसका एक कोलाज बना के मुझे दिखा दें। आप नहीं बना सकेंगे। इसकी वजह यह है कि ये बहुत ही सतही लीडरशिप है इस वक्त जो हमारे जिससे हमारा मुकाबला है। ना इन लोगों को कोई बुनियादी रूल्स की समझ है, ना इनको कोई बड़े इश्यूज की सेंसिटिविटीज की समझ है। ये सारे सिर्फ एक लाइन की सीवी लेके सियासत में कूद पड़े हैं कि मेरा अबू फलां है और मेरा अबू फलां है और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और जाहिर है कि जो क्वालिटी ऑफ डिबेट हमें होनी एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी इस तरह की डिबेट्स में, अनफॉर्चुनेटली दैट वाज लैकिंग। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि आज जो नंबर सामने आए जब ये बजट पास हुआ
तो 138 तकरीबन अपोजिशन के मेंबर्स मौजूद थे। कहा जा रहा है कि 25 के करीब जो थे वहाँ मौजूद नहीं थे। तो सर आपके पास कोई तफसील मौजूद है कि ये इतने अहम दिन पे अपोजिशन के कौन से मेंबर्स थे या किस जमात के मेंबर्स थे जो वहाँ थे नहीं, और इसकी वजह? पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही मौजूद नहीं थे सर। उनकी तो शायद फैमिली में कोई डेथ हुई है ना? नहीं, वो तारिक शफी साहब की डेथ तो हुई है, लेकिन इशू ये है कि उसकी वजह से जो PMLN की एक जो लीडरशिप में मुझे ये भी लगता है कि क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त जो हमारा जो लग हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के ऊपर जो मरियम नवाज का ग्रुप है वो इस हद तक असरअंदाज हो रहा है कि वो अपनी दिलचस्पी ही खो रहे हैं सियासत में। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने कोई मेहनत नहीं की इस बजट सेशन में, और आज बिलावल भुट्टो ने उन पर इस ज़मन में जो है वो तनकीद भी की है। लेकिन इशू ये है कि जो सारे का सारा इस वक्त एक जो माहौल है उसमें लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो बिखरी हुई है, कोई लीडरशिप उनके पास नहीं है। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आज के जितने लोग एब्सेंट थे वो भी इसी का ही एक इजहारिया है और इसी का ही एक एक्सप्रेशन है कि ये लोग जो हैं वो आज मौजूद नहीं थे। नहीं सर, बट आप मतलब कि क्या यू आर ट्राइंग टू हिंट के जो मरियम नवाज साहिबा के साथ लोग थे वो पार्लियामेंट सेशन में नहीं आए, या आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने दिलचस्पी खो दी है मरियम नवाज साहिबा के साथ जो उनकी कोई टसल चल रही है तो उसकी वजह से जो शहबाज शरीफ साहब के करीब है लोग वो नहीं आए? देखिए, होता ये है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं ना तो आप मेनली लड़ते हैं अपने जज्बे के ऊपर, और आप लड़ते हैं कि जहाँ कर आपका जो इंसेंटिव ये हो कि आपने एक नजरिए की बुनियाद पे आप जो है वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। इंसेंटिव यही होता है ना आपने करना। लेकिन जब आपका लीडर ही हौसला हार बैठे, दिल छोड़ बैठे, तो आपने क्या लड़ना है। लिहाजा आज अपोजिशन का जो बजट में जो सारे का सारा आप समझिए जो रवैया है वो एक शिकस्त खुर्दा पार्टी और एक शिकस्त खुर्दा क़यादत पर। अच्छा चौधरी साहब, एक और जो बहुत इशू हुकूमत के लिए एटलीस्ट हमें चैलेंज नज़र आता था वो था जो इसको जहांगीर तरीन ग्रुप कहा जाता है। सर बजट तो अब पास हो गया, सुना है उनसे बहुत नेगोशिएशंस भी हुई हैं इन द रन अप टू द बजट। अब आगे आप जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए के हवाले से क्या देख रहे हैं सर? क्या अब हमें फिर से कोई शोर शराबा उधर से नज़र आएगा या सारा मसला हल हो चुका है एंड यू नो अब इस ग्रुप की हम बात करना छोड़ दें? व्हाट इज़ इन द फ्यूचर फॉर द जहांगीर तरीन ग्रुप? नहीं, वो तो खैर पहले भी कह चुके हैं, तरीन साहब भी खुद कह चुके हैं, बाकी लोग भी खुद कह चुके हैं कि हमारी इमरान खान की क़यादत के ऊपर हमारी कोई दो राय नहीं, और तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान की क़यादत के ऊपर यकजा है। जो बाकी झगड़े लड़ाइयाँ या जो एतराज़ात हैं देखिए वो तो होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे, और ग्रुप्स भी आएंगे और लोग भी आएंगे। ये तो सियासत का हिस्सा है, ये तो रोज के रोज मैनेज करनी पड़ती हैं चीजें। चौधरी साहब, बट अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी तो क्या हमें फिर शोर शराबा नजर आएगा, या वो सिर्फ यू नो छोटी छोटी चीज़ों पे कि डेवलपमेंट फंड्स का क्या हो रहा है या हुकूमत के अंदर कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जिसके वो खिलाफ है, हमें क्या नजर आएगा आने वाले दिनों में? देखिए, सच्ची बात यह है आरिफा के आप हैं, हम हैं, हम लोग एक अपने पेशों के अलावा एक और भी हमारा शौक है, हम लोग पॉलिटिकल तज्जिए करते हैं। हुकूमत जब मजबूत हो, लीडर जब इतना मजबूत हो तो ये छोटे मोटे ग्रुपें या बातें जो है ना ये कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकती। इस वक्त इमरान खान की जो सियासी कद है और जो सियासी पोजीशन है वो पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त वो मजबूत हैं, बड़े और कम लोग जो हैं वो इतने मजबूत रहे। इस वक्त जो एक सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान में उसमें इमरान खान के कद का कोई आदमी नहीं है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का
کوئی گروپ اس طرح کا جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اچھا سر، پرائم منسٹر صاحب آج پارلیمنٹ آئے، اپوزیشن کی طرف سے امید ہے کہ ایک ماحول بہت اچھا رہا، کیا آنے والے دنوں میں وزیر اعظم صاحب کوئی تقریر کریں گے، اور کیا حکومت یا ٹریجری بینچز اب کانفیڈنٹ ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی اس طرح کی بدتمیزی نہیں ہوگی جس طرح کے الزامات آپ ماضی میں لگاتے رہے؟ اور آبویسلی بجٹ سیشن کے دوران ہم نے دیکھا بھی پھر سچویشن کتنی خراب ہوئی اس کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ جب ہماری بات ہوئی تھی، جب شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران جھگڑا ہوا، اس کے بعد اسد کیسر صاحب کے پاس تمام جو لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہوئی، اور ہم نے کچھ رول آف دا گیم طے کی، اور ان میں یہ تھا، سب سے اہم نقطہ یہی تھا کہ آپ جو لیڈرشپ ہے اس کو تقریر کرنے کا موقع دیں گے، ایک دوسرے کی گفتگو سنیں گے، اور ایک دوسرے کی بات کو جواب دینے کا حق جو ہے وہ دیں گے۔ اب ہم نے شہباز شریف صاحب کی تقریر 2.5-3 گھنٹے سنی، اور جو فرینکلی بڑی ہی بور تھی، اگر کوئی اچھی ہوتی تو بندہ کہتا بھی ہے، لیکن دل پہ جبر کر کے ہم نے 2-3 گھنٹے سنی۔ اب عمران خان تو بڑے اچھے مقرر ہیں، بور بھی نہیں کریں گے، تو مجھے امید یہی ہے کہ کل اپوزیشن جو ہے وہ موقع دے گی، وہی رویہ اختیار کرے گی جیسا پی ٹی آئی نے ایک عزت اور احترام کے ساتھ اور صبر کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی تقریر سنی، اسی طریقے سے جو اپوزیشن ہے وہ اب عمران خان صاحب کو جواب سنے گی اور ان کی بات کو عزت دے گی۔ اور سر، کیا اب اپوزیشن کے ساتھ آپ لوگ سینٹ میں بیٹھیں گے، یا نیشنل اسمبلی کے اندر جن قوانین کے اوپر ان کو بہت اعتراض تھا، جس کے اوپر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کانفیڈنس موو بھی جو تھی وہ جمع کروائی، اب ان کے اوپر جو آپ نے ان سے نیگوسیشن کرنی ہے یا ان کی امینڈمنٹس کچھ سننی ہے، کچھ انکوپریٹ کرنی ہے، وہ اب ہوں گی کس لیول پہ؟ سر کنفیوژن بہت ہے، کیا وہ سینٹ کے اندر اب آپ لوگ تبدیلی کریں گے، نیشنل اسمبلی میں ہی اس قانون میں تبدیلی کریں گے؟ ہاؤ ول دیٹ گو فارورڈ؟ اچھا، اس میں نا دو پیرالل چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ایک تو کمیٹی بنائی اسپیکر صاحب نے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو قوانین قومی اسمبلی سے پاس ہوئے ان کی لیگل پوزیشن دیکھے گی کہ کیا وہ بل جو پاس ہوئے ہیں کیا وہ ممکن ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ہی دوبارہ رکھے جا سکیں، کیونکہ اس پہ دو رائے تھی۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ جب ایک دفعہ اسمبلی سے بل پاس ہو گیا تو وہ سینٹ کی پراپرٹی بن گیا ہے اور اس کو واپس اسمبلی میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری رائے تھی کہ نہیں، اس کا کوئی قانونی مداوا جو ہے وہ نکالا جا سکتا۔ تو وہ کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرے گی اور اکارڈنگلی یا وہ سینٹ میں جائے گا یا وہ یہاں پہ جائے گا۔ دوسری طرف کل جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے ان کو وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ جو قانونی ماہرین ہیں اپوزیشن کے، وہ ان کے ساتھ میٹنگ کریں، ان کے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر پوری ڈسکشن کریں، اور جو اپوزیشن کے خدشات ہیں ان کو ہم دور کرنے کو تیار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر انتخابی اصلاحات سے آگے بڑھنا۔ اور سر، کیا اب نیب کے اوپر بھی کوئی آپ لوگوں کے اندر بحث ہو رہی ہے یا اپوزیشن سے بات ہوگی؟ کیونکہ ایک زمانے میں تو آپ لوگ اکٹھے ہوئے تھے نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے، مگر وہیں سے معاملہ بہت خراب بھی ہوا۔ عارفہ، ہر بات کے اوپر بات ہو سکتی ہے، عدالتی ریفارمز ہوں، نیب کی اصلاحات ہوں، یہ تمام ممکن ہے، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے ڈسکشن شروع کرنے کا کہ آپ ان معاملات سے ڈسکشن شروع کرتے ہیں جہاں پر کنسنسس ہو، جہاں جو زیادہ متنازع نہ ہو۔ تو ہماری نظر میں یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں، 49 الیکٹورل ریفارمز ہم نے پیش کیے ہیں، ان میں سے 40 ریفارمز وہ ہیں جو حکومت اور اپوزیشن ایک کمیٹی میں پہلے ان کے اوپر اتفاق کر چکے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات چیت شروع ہو، اور یہاں سے شروع کریں گے پھر آگے چلتے جائیں۔ چودھری صاحب، اب تھوڑی سی بات آپ کی منسٹری کی بھی کر لیں، کیونکہ گزشتہ روز آپ نے بہت تفصیل سے ایک تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر، آپ نے اس کے اندر بہت سارے ایشوز، بہت سے اہم ایشوز کا بھی ذکر کیا۔ سر، سب سے پہلے جو آپ نے ایک وہ اوور آل انٹرنیشنل سچویشن کی بات کی، جس کے اندر اگر ہم اب وہ پوری سپیچ یا سنیں تو لگتا ہے کہ جیسے ایک جو نیریٹیوز کی جنگ ہے اس کے اندر تو خیر ایسے لگ رہا ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے۔ اب سر، کیا یہ تو نہیں ہے کہ اب ہم نے اب یہ بیانیہ بنا لیا ہے کہ اب سارے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی بھی بیڈ پبلسٹی یا بری پبلسٹی ہوتی ہے پاکستان کی
تو وہ ایک کنسپیرسی ہے اینڈ اور اس کی وجہ سے ہم جس کو کہتے ہیں نا انٹروسپیکشن بالکل چھوڑ دیں گے. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ ملوث ہیں, بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ وہ ملوث نہیں ہیں. کل جو بات ہوئی, اور یہ بات کچھ دنیا والی بات بھی میں آپ کی نہیں مانتا, یہاں پہ واضح طور کے اوپر دنیا میں دو بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں اس وقت, اور ایک بڑی پالیٹکس جو ہے وہ ہو رہی ہے جو امریکہ کی اور چین کی ایک پالیٹکس ہو رہی ہے. ہم بھی اس پالیٹکس میں ہیں. اب ہمارے چین سے قریبی تعلقات ہیں. اسی طریقے سے جو ہندوستان کو لے کر جو ایک سچویشن ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو گلوبل پالیٹکس ہے اسی کا ہی ایک حصہ ہے اور اسی کا ایک شاخسانہ ہے. اور بہت سارا جو دنیا کی کچھ طاقتیں ہیں جو ایک طرف ہیں, دوسری طاقتیں دوسری طرف ہیں, اور اس میں دوسری طاقتوں سے بھی ہمارے تعلقات قریبی ہی ہیں. ہمارے قریبی ہیں اور ہم تو اور بھی قریبی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں ایک پیچیدہ صورتحال درپیش ہے. اور وہ اس کے اب فار ایگزامپل جو فیٹف ہے, آپ دیکھیں نا, ہمارے سے بہت اور ممالک جو کہ فیٹف کے سے کہیں کم شرائط پوری کرتے ہیں, ان کو تو فیٹف نے گرے لسٹ میں نہیں رکھا, لیکن ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. تو سر اب ہم کیا کریں گے؟ مطلب کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی تنقید کی, حماد اظہر صاحب نے اس کو بہت دوسرے طریقے سے بیان کیا, بٹ نیکسٹ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو عمران خان جو ہے نا وہ لیٹے گا تو کبھی بھی نہیں. ان کی جو ساری پالیٹکس ہے اس میں اگر تحریک انصاف کی آپ دیکھیں تو اس میں خودداری جو ہے, وہ سیلف اسٹیم جو ہے, وہ ایک بہت اہم ان کی سیاست کا جزو ہے, ان کی سیاسی فلسفی کا جزو ہے. لہٰذا یہ عمران خان سے توقع کرنا کہ وہ اس کے اوپر کمپرومائز میں چلے جائیں گے, وہ تو وہ نہیں جائیں گے. کمپرومائز کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ کون سا کمپرومائز؟ کچھ آپ بہت ہی مطلب کہ ویگ بات کر رہے ہیں. ہاں, اسی طریقے سے جو ایشو یہ ہے کہ کیا اس ریجن کے معاملات پاکستان کے بغیر سیٹل ہو سکتے ہیں؟ آنسر از نو. پاکستان اس ریجن کی سب سے اہم طاقتوں میں سے ایک ہے. تو چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو, چاہے وہ ہمارے یہاں کی تجارتی وار کا ایشو ہو, پاکستان ان کا ایک بہت اہم پلیئر رہے گا. تو پاکستان سے جو بھی ممالک ہوں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ یورپی یونین ہو, اور ان کی جو باتیں ہیں, ہم کئی باتوں پہ ان سے ایگری کرتے ہیں, کئی باتوں پہ ان سے ایگری نہیں کرتے, لیکن ہم ایک امپورٹنٹ پلیئر ہیں, اور جہاں پہ ہم ایگری نہیں کرتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ بات کرنی پڑے گی. سر واٹ آر دا پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹ؟ دیکھیے نا, سب سے جو بڑا پرابلم ہے اس وقت ایک انٹرنیشنل گلوبل پالیٹکس میں, وہ تو چائنا کی پوزیشننگ ہے نا. چائنا ایک اکنامک پاور ہے, اس کو سکویز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور ہندوستان جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اور اس کا خیال ہے کہ وہ امریکہ یا بڑی طاقتوں کا ہم نوا بن کے چین کو سکویز کر سکے گا. اب پاکستان کو چین کے دھادی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, لیکن عمران خان نے جو نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے امریکہ اور چین کی آپس میں لڑائی کا دنیا کو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ امریکہ اور چین کے اگر اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں تو اس سے دنیا کو فائدہ ہے, اور ہندوستان تو بہت ہی خسارے کا سودا کرے گا اگر وہ چین کے ساتھ لڑائی میں جاتا ہے, کیونکہ یہ ریجنل ٹریڈ میں ہندوستان کو بہت نقصان ہوگا. ہم اپنے تعلقات تو ہندوستان سے بھی اچھے کرنا چاہتے ہیں, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. جو ساری پرابلم ہے وہ تو نریندر مودی کی جو ایک انتہا پسندانہ پولیٹیکل فلسفی ہے اس سے جنم لیتی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں وہ اپنی پالیسی ریویو کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, کشمیر کے اوپر جو 5 اگست کی پوزیشن ہے اس کو وہ بحال کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ہم ایک تجارتی تعلقات میں آگے بڑھیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس فواد چودھری صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें फवाद चौधरी साहब से और हम उनसे बात करें ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो रीजनल भी इस वक्त सिचुएशन है। चौधरी साहब, गुज़िश्ता रोज़ आपने ये भी जिक्र किया कि जो एक दो पीछे बहुत ट्विटर ट्रेंड्स चले उनके अंदर किन किन ममालिक से वो ट्वीट किए जा रहे थे। सर, क्या आप अब इसके ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं या हम सिर्फ ये हाईलाइट कर सकते हैं कि अगर वो ट्रेंड चल रहा है तो वो पाकिस्तान से शायद इतना ट्वीट नहीं हो रहा जितना कि साथ के ममालिक या और लोग जो हैं वो उसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं, बट इज देयर एनीथिंग एल्स यू कैन डू? वी कैन डू मच। असल में जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर एक्शंस देंगे, तो हमारी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने में एक अपनी उसकी लिमिटेशंस हैं। बट सर्टेनली हम इसके ऊपर एक पूरा फ्रेमवर्क ला रहे हैं, हम इसके ऊपर एक पूरा काम कर रहे हैं, और ये जो PDMA है ये भी उसका ही एक हिस्सा है। इसी तरह से सोशल मीडिया रूल्स का एक अपना जो है वो इसमें किरदार होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये सोशल मीडिया रेगुलेशंस जो हैं ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हों। अदरवाइज देखिए, प्रॉब्लम ये है, ये जो रिसोर्सफुल मुल्क हैं उनका नैरेटिव आपके ऊपर आ जाता है, और वो फिर आप उसके अब इतने ज़्यादा आप समझिए कि तरीके हैं अपने नैरेटिव को इम्पोज करने के कि वो हमारे लिए तो उस तरह का मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। और बड़े ताकतवर मुल्क जो हैं, हत्ता कि आप UK को देखें, यूरोपीय यूनियन को देखें, उन जैसे ममालिक को भी ये रेगुलेशंस लानी पड़ी। तो रेगुलेशंस के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। अच्छा, बट जो रेगुलेशंस आप लाएंगे उसके अंदर तो आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो लोग खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। अगर कोई अहमदाबाद में बैठ के या कोई अफगानिस्तान में बैठ के या लंदन में बैठ के एक ट्रेंड चला रहा है जो पाकिस्तान के ट्विटर ट्रेंड्स में आ गया है, तो वो उसका इलाज सोशल मीडिया रेगुलेशन से किस तरह होगा? जिस तरह के हमने ड्राफ्ट्स अभी तक देखे, जितने भी वो सही हो या गलत। नहीं आरफा, देखे ना, इसमें जो रेगुलेशन जब आएंगे तो उसमें जो कंपनीज हैं वो भी उनका जो किरदार है वो भी कल्पेबल होगा, और हम उनको कह सकेंगे कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी हम उनको बता सकेंगे। और इसी तरह से जो कुछ ऑफेंसेस हैं जो इंटरनेशनल ऑफेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हेट स्पीच जो है वो इंटरनेशनल ऑफेंस है। जैसे कल मैंने आपको अर्ज किया कि जो TLP का जब एक हेट स्पीच पूरी रजीम यहाँ पे चल रही थी, तो TLP को तो 3 लाख पोस्ट जो हैं वो तो हिंदुस्तान से उसके लिए हो गई, तो ये तो हेट स्पीच है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई उस तरीके से ट्विटर ने नहीं की। तो ये जो चीज़ें हैं उनको हमें डेफिनेटली हाईलाइट भी करना है, उनको हमें, और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर जो पूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल्द ही ये बजट वगैरह के खतबात जो है मैं मीडिया से शेयर भी करूंगा, और मैं आपको ट्रेंड्स भी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में बाहर से बैठकर एक सोशल मीडिया कैंपेन्स की जाती। तो सर, ये जो PDMA है इसका कोई ड्राफ्ट भी, क्योंकि जब भी एक ड्राफ्ट सामने आता है उस पर बहस शुरू होती है तो आप कहते हैं कि ये सही नहीं था, क्या आप मीडिया के साथ वो ड्राफ्ट भी शेयर करेंगे ताकि एटलीस्ट वो पार्लियामेंट में आने से पहले स्टेक होल्डर्स का भी उस पर कोई आप व्यू तो ले लें, कोई कंसेंसस तो बना लें? इसीलिए हमने भी कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया, हम पहले स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। फरूख हबीब जो हमारे मिनिस्टर स्टेट हैं उनके अंदर एक कमेटी बना ली है जो सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर रही है। अभी तक हमने कोई ड्राफ्ट इसका तैयार नहीं किया, और अनफॉर्चुनेटली डॉन अखबार ने इस पर एडिटोरियल भी लिख दिया, और बाद में जब हमने कहा ये फेक न्यूज़ है तो उन्होंने उस पर माजरत करने की भी जरूरत महसूस की। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है जो चल रहा है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह ताला ड्राफ्ट तब बनाएंगे जब हमारा स्टेक होल्डर्स के साथ एक कंसल्टेशन मुकम्मल हो जाए। तो चौधरी साहब, इसी हवाले से लिंक टू दिस इज़ द फैक्ट कि पिछले दिनों में इस्लामाबाद में 2-3 ऐसे वाक़यात हुए जिसके ऊपर बहुत प्रेस को लेके हुकूमत के ऊपर तनकीद की गई कि सहाफ़ियों पे अटैक्स हो रहे हैं, आप लोग कोई उसको संजीदगी से नहीं लेते, इन्वेस्टिगेशन जो हैं कहीं पहुंच नहीं रही। उसको कंपेयर भी किया जा रहा है जौहर टाउन के वाक़े के साथ कि वो 2-3 दिन में हुआ, तो पुलिस ने इतनी तेज़ी से काम किया कि वो सारा गिरोह जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। या हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक सहाफ़ी था, अगर उसको किडनैप किया तो किसने किया,
एक साहब जो थे वो हमारे प्रोफेशन से वाबस्ता रहे, उनको गोली लगी, एक वीलॉगर है उनको भी मारा गया। लगता है कि सर हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है पता करने के कि ये इनके पीछे कौन लोग थे। बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त नहीं, और जब आप ये बात करती हैं तो दरअसल आप एक ऐसे इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा बनती हैं। सर ये तो कंस्पिरेसी थियरी वाली बात लगती है ना जब आप ये कहते हैं। सही, तो मेरा मौक़िफ़ आप सुन लीजिए, आप डिसएग्री कर लीजिए। आप एक ऐसे इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा बनते हैं जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में बताया जा सके कि यहाँ पर जो सहाफ़त है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो अवेलेबल नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर 143 यहाँ पर इंटरनेशनल चैनल्स हैं, 200-250 यहाँ पे लोकल चैनल्स हैं, और जो सहाफ़ियों के ऊपर आपने बात की कि फ़रोग़ नहीं होता, ये भी बिल्कुल गलत बात है। जो सहाफ़ियों पे हमले हुए हैं उनमें से 2/3 से ज़्यादा हमले जो हैं वो ट्रेस हुए, उनमें मुजरिमों को पकड़ा गया, और ज़्यादातर वो जो टेररिज्म के शिकार हुए वो भी लोग पकड़े गए, और दो तीन वाक़यात जिनका आप बता रही हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये कहना कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती या इनको बुनियाद बना के एक झूठा प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनना कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट। अच्छा चौधरी साहब, ये जब आप कहते हैं कि ये इंटरनेशनल एजेंडा है, आप ये कह रहे हैं कि तनकीद और ये कहना कि प्रेस फ्रीडम नहीं है पाकिस्तान में, ये इंटरनेशनल एजेंडा है, या जो वाक़यात थे जिनका मैंने जिक्र किया आप ये कह रहे हैं कि वो भी उस प्रोपेगेंडा या इंटरनेशनल एजेंडा का हिस्सा है? देखिए, जर्मन एम्बेसडर मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि देखिए हम आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो मैंने उन्हें अर्ज किया कि आप बता दें मुझे कौन से वाक़यात हुए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कुल मिला के 4 वाक़यात थे। तो मैंने उन्हें कहा देखिए इस्लाम के जर्मनी में 900 के करीब इस्लामोफोबिया के वाक़यात हुए हैं, उनके ऊपर तो आप कोई बात नहीं करते हैं। तो अगर 4-5 वाक़यात को बुनियाद बना के आप ये फरमाएंगे कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये तो बात दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से आप लोग अगर आप 4-5 वाक़यात को बुनियाद बना के ये कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप एक इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको भी पता है, आप जिस तरह के कॉलम लिखती हैं, आप जिस तरह के प्रोग्राम करती हैं, आपको कभी कोई कदम नहीं लगाई, ना ही आपको कहा गया। और अगर कोई जो है यहाँ पर ऐसी बातें और ऐसी गुफ्तगू होती है जो किसी और मुल्क में आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो डेफेमेशन लॉज ही नहीं है। डेफेमेशन लॉज हों तो यहाँ के आधे जर्नलिस्ट तो वैसे ही बैंकरप्ट हो जाए। सही। चौधरी साहब, वेरी क्विकली, आपने कल एपीपी के हवाले से भी बात की, पीटीवी के भी हवाले से बात की। वेरी क्विकली सर ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या आपके पास अभी काफ़ी वक्त है इतना एक्सटेंसिव रिफॉर्म करने का? कुछ ऐसे वादे थे जो आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किए, आपने शुरू में भी जिक्र किया था जब आप पहली दफ़े इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, फिर खैर तब्दीलियाँ इतनी हुई। अब डू यू थिंक कि आपके पास काफ़ी वक्त है कि ये जो आपका इतना एम्बिशियस एजेंडा है पीटीवी के लिए, एपीपी के लिए, आप इस पे काम कर सकेंगे? नहीं, ये रिफॉर्म्स तो मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। ये सारे रिफॉर्म्स का जो फ्रेमवर्क था ये मैंने तय किया था जब मैं पहले बना था। उसकी दरमियान में इम्प्लीमेंटेशन रुक गई अनफॉर्चुनेटली तब्दीलियों की वजह से, और अब आकर के मैंने ये तमाम एजेंडा जो है उसको मुकम्मल किया, और इंशाल्लाह हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में पीटीवी की एचडी हो चुका है पीटीवी, लेकिन उसकी लॉन्चिंग हम इंशाल्लाह अगस्त फर्स्ट वीक में करेंगे। इसी तरह से रेडियो की डिजिटलाइजेशन हम फर्स्ट वीक में लॉन्च करेंगे। इंडिपेंडेंस और बीबीसी जैसा उसका बोर्ड बनाना, ये रिफॉर्म्स आपने हमें वादा किया था। जी नहीं, वो भी हम कर रहे हैं। उसके ऊपर एक अदालती केस है बोर्ड के ऊपर। वो जो अदालती केस जब खत्म होगा तो हम बोर्ड बनाने की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल तो हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स ला रहे हैं। हमने इसके अंदर जो है वो एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो बिजनेस मॉडल है वो बदला है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछली जमातों ने, खसूसन पीपल्स पार्टी ने इतनी ज्यादा भर्तियां की सियासी बुनियादों के ऊपर कि पूरा स्ट्रक्चर ही पीटीवी का बैठ गया है, और उसको खड़ा करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक का।
जिस पर एक दफ़े फिर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगा दी गई है, और ये एक अदालती फ़ैसले की वजह से हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने एक शहरी की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान भर के अंदर PTA को 8 जुलाई तक टिकटॉक की सर्विसेज मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से वजारत इत्तलात और PTA से तफसीली जवाब भी तलब किया है। इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट ने भी टिकटॉक के हवाले से कुछ इसी तरह का फैसला किया था, जिसको बाद में अदालत ने ख़त्म कर दिया। अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद टिकटॉक इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसके बाद टिकटॉक के पास ठोस पॉलिसियाँ मौजूद हैं और मवाद की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक्शन लेने की टेक्नोलॉजी पर नज़रसानी का अमल भी जारी है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट उसामा खिलजी साहब। जी उसामा, वेलकम टू द शो। बताएं कि क्या मसला है, बार बार क्यों टिकटॉक के ऊपर गैर अखलाकी मवाद के हवाले से न सिर्फ इल्ज़ाम लगता है बल्कि अदालत में वो इशू पहुंच जाता है और अदालतें जो हैं वो इसको अपहोल्ड भी कर देती हैं, बैन भी लगा देती हैं? बिल्कुल अरफा, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि एक हमारे कानून में ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि आप एक पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दें किसी एक छोटी सी वजह की बुनियाद पे, और ये मेरे ख्याल से कानून में क्लियर एक प्रेसिडेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसे लीगल लैंग्वेज में डिसप्रोपोर्शनेट कहते हैं कि आप एक बंदे की कंप्लेन के ऊपर 4 करोड़ आवाम जो ऐप इस्तेमाल करती है उन सब के लिए आप बंद कर देते हैं। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि टिकटॉक, माफ करिएगा सामा, मैं आपकी बात काट रही हूँ कि क्या ये हमारे कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ही बार बार इस तरह की पाबंदियां लगती हैं। कुछ साल पहले यूट्यूब के साथ इस तरह किया गया था, अब ये टिकटॉक के साथ हो रहा है। जी हाँ, हमारा जो पीका का कानून है वो सेक्शन 37 PTA को एम्पावर करता है अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट को रिमूव या ब्लॉक करने की, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना सेक्शन 37 नहीं कहता। जो हुकूमत ने रूल्स प्रपोज किए हुए हैं उसमें उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो रूल्स अभी तक जो है इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आए, बल्कि वो तो तीसरी ड्राफ्ट अभी आ गई है जिसपे कंसल्टेशन चल रही है। तो एक क्लैरिटी है और एक कोर्ट्स को भी इसको देखना चाहिए। इसका एक और बड़ा मसला टिकटॉक क्यों ब्लॉक होती है और ऐप्स क्यों नहीं ब्लॉक होती है। मेरे ख्याल से उसका एक ये मसला है कि टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जो हर तबके के इंसान जो है इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो निचले तबके हैं जो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं, वो भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अवाम जो है टिकटॉक इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से हुकूमत इससे जो है खुश नहीं है, क्योंकि इसमें अवाम की आवाज़ ज़्यादा उठना शुरू हो रही है, उस पर पॉलिटिकल सैटायर ज़्यादा आ रहा है, और इसमें फिर मॉरल रीजंस की वजह से भी इस पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आती है। ये कहते हैं इस पर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है। क्या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है कि नौजवान लोग गाने गा रहे हैं या रक्स कर रहे हैं, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस किस्म का जो माइंडसेट है वो लेके हमें ये ख़त्म करना है, इसमें ज़रा टॉलरेंस बिल्ड करना है। हमने ये कहना है कि अगर आपको कोई ऐप नहीं पसंद, आप ना इस्तेमाल करें, लेकिन उसके जिस तरह आपने कहा टिकटॉक में ऑलरेडी मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, ऑब्सीन जो एक्सप्लिसिट कंटेंट। यहाँ दो चीज़ें हैं इफ़ आई मे से सो, कि एक तो यही है जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो लेस प्रिविलेज क्लास है वो भी इसको गालिबन ज़्यादा इस्तेमाल करती है, तो उसकी वजह से ये इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि शायद लोगों को उसके अंदर उसके मनफी असरात या जो एक मॉरल आर्ग्यूमेंट है वो है। दूसरे आप कह रहे हैं कि शायद रियासत को या हुकूमत को भी इस पर एतराज़ है क्योंकि पॉलिटिकल सैटायर या तनकीद बहुत होती है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि यूट्यूब पर भी गालिबन उतनी ही तनकीद होती है या ट्विटर के ऊपर भी उतनी ही तनकीद होती है? बिल्कुल, लेकिन ट्विटर के यूजर बेस इतना बड़ा नहीं है, और यूट्यूब पर भी आपने सही कहा कि वो होता है, लेकिन यूट्यूब पे यह होता है चैनल के जरिए जो है आप जर्नलिस्ट या एंकर्स उसको इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी दबाव काफ़ी होता है। लेकिन टिकटॉक का ये कोई यूजर भी उस कंटेंट वीडियो को बना देता है, वो वायरल हो जाता है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो वायरलिटी का एस्पेक्ट है, जो व्यूज का एस्पेक्ट है, लोगों तक पहुंचने का एस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है।
اور دوسری بات یہ کیونکہ ہر کوئی بندہ جو ہے اس پہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، میرے خیال سے اس سے بھی لوگوں ریاست کو جو ہے ان ایز ہو رہی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ریکویسٹ گئی ہیں ٹک ٹاک کی طرف، وہ مورالٹی کا تو ایکسکیوز استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طور پہ اگر دیکھیں پولیٹیکل سیٹر بہت زیادہ ٹک ٹاک پہ شروع ہو رہا ہے، اور کیونکہ اس پہ جو ہے جو ووٹر بیس ہے لوگوں کا اس میں زیادہ یہ جا رہا ہے، لوکلائز کانٹینٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ان ایسپیکٹ کو بھی ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ اسامہ، آپ نے کی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.